हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बिना देर के चलो इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम MZ001 जो कि MSc जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। और ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें से हम वॉल्यूम 1 में जो फर्स्ट ब्लॉक है यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन, हम उसको पढ़ रहे थे। साइटोस्केलेटन के बारे में क्या है, किस कैसे बना हुआ है, कौन से पार्ट्स है, क्या उनके फंक्शन है, ये सब हम अभी कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों को, आप लोगों के साथ। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम फर्स्ट पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। इसमें क्या है, टोटल आपके 4 ब्लॉक हैं और चारों ब्लॉक में अलग अलग यूनिट वाइज मतलब सब सेक्शन है इनके, और ये आपके टोटल 16 है। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और उसके भी हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में जो है ना, हम इंट्रोडक्शन, सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें सीरियल फ्लैजेला हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल वॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। ठीक है, तो अब अभी हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो टॉपिक हैं, इसके अलावा फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो ये हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट यूनिट बहुत इजी है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद वाली यूनिट्स को हम जो सिलेक्टेड हमारे टॉपिक्स होंगे उनको हम कर लेंगे। तो अभी जितना टाइम रहेगा टाइम के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, लेकिन इस यूनिट से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आने वाला है। तो ये इजी भी है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हमें थोड़ा ना स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा कि हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। अच्छे अगर मार्क्स ज्यादा अच्छे खासे नहीं आते, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, तो ये वीडियो देख लेना। और ये है कि पासिंग मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे इन वीडियो से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ टॉपिक्स जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप अपनी बुक में देख लेना। ये मैं सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर यूज कर रही हूँ। सो या न्यूक्लियस तक हम कर चुके थे। उसके बाद हम जो है, आई थिंक हमारा ये न्यूक्लियोसोम रहता था। न्यूक्लियस में एक पार्ट है न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियस के अंडर ही आता है। तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इजी है। तो इसमें बताया गया है न्यूक्लियोसोम के बारे में, क्रोमेटिन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ ए रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, ये आपका रिपीटिंग पैटर्न होता है। जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, वो आपका न्यूक्लियोसोम्स का बना होता है। ठीक है, तो ये आपका रिपीटिंग पैटर्न है बॉडीज का, जिनको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियोसोम जो है ना, मिलकर ही एक क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। तो इसमें बताया गया है आपको, न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है, देखो यहाँ पे ये एक यूनिट दी गई है न्यूक्लियोसोम की, तो ये किस किस से बना होता है, ये आपका हिस्टोन से और आपका डीएनए से बना होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है लिंकर डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये जोड़ करके रखता है। ठीक है, ये कॉइल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आप देखोगे ये हमारी डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, तो डीएनए है जो वो आपके हिस्टोन के चारों तरफ उसको घेर करके रखता है। ठीक है, तो ये हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर बताया गया है, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज। जो आपका हिस्टोन है, ये अंदर बताया गया ना आपको, कोर हिस्टोन, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं जो हिस्टोन होते हैं। तो वो आपको बताए भी गए, ये दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वास्ट क्वांटिटी में होता है। द हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म ए कोर एंड 2 नैनोमीटर थिक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेक्स 2 टर्न्स अराउंड दिस कोर। अब मान लो हमारे पास जो है एक, ये बता रहा है यहाँ पर, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है फॉर्म ए कोर, ये कोर बना के रखता है। एक बॉल नुमा का जो होती है आकृति, इसकी जो होती है ना शेप होती है, वो एक बॉल की तरह होती है। ठीक है, एंड इसको हम कोर हिस्टोन बोलेंगे या हिस्टोन कोर बोलेंगे। एंड एक 2 नैनोमीटर थिक और 2 नैनोमीटर थिक जो है ना मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, मिक्स 2 टर्न्स, यहाँ पे 2 टर्न्स बनाता है। ठीक है, 1 एंड 2 टर्न्स बनाता है यहाँ पर अराउंड दिस कोर, इस कोर के चारों तरफ। मान लो अगर आपके पास हिस्टोन है, तो आपका जो डीएनए का होगा ना, वो यहाँ पर आपके दो टर्न बनाएगा इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी यहाँ पर साइड में। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि हिस्टोन को घेरा हुआ है, आपकी सराउंड करके रखा हुआ है डीएनए ने। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड। द हिस्टोन कोर इज एन ऑक्टामर कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द 4 हिस्टोन्स। तो जो आपका हिस्टोन कोर होता है, ये आपका ऑक्टामर होता है 4। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 ईच ऑफ द 4 हिस्टोन। और हर एक में जो है ना 4 हिस्टोन होते हैं, 2 होते हैं, 2 ऊपर की, लाइक जैसे 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। तो उसमें से
ये आपके 4 हिस्टोन से मिलकर के एक हिस्टोन कोर बनता है, इसका मतलब ये बताया गया है यहाँ पे। और ये बता दिया गया है कि वो 4 जो है ना हिस्टोन्स वो कौन कौन से हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो फिफ्थ होता है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिफ्थ वन का नाम दिया गया H1 अपीयर्स टू इंटरेक्ट विद द डीएनए। तो ये डीएनए को इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, एट इट्स एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इन द न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में जो आपका ये एग्जिट, एंट्री और एग्जिट वाला जो है ना ये स्टैंड आ रहा है डीएनए का, यहाँ यहीं से एंट्री हो रही है और यहीं से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो उसके चारों तरफ जा करके सराउंड करके हिस्टोन को, ऑक्टामर को, और ये इसको निकलता है, यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट। तो उस लेवल पर जो प्रेजेंट होता है ना आपका, उसका नाम बताया गया है H1 हिस्टोन, और वो फिफ्थ हिस्टोन होता है। द सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम आर कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए। और जो सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम होता है वो कनेक्ट होता है लिंकर डीएनए से, ये इसी से कनेक्ट होता है। द हिस्टोन कोर अलोंग विद द लिंकर डीएनए एंड हिस्टोन H1 कंस्टिट्यूट ए यूनिट कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोसोम एंड, या फिर आप उसको क्रोमेटोजोम भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो बताया गया, सिंपल वे में बता देती हूँ मैं आपको, इसी को मोनो न्यूक्लियोसोम, देखो ये वाला एक भाग जो होगा ना इसमें, इसी का आप न्यूक्लियोसोम बोलोगे। यही यहाँ पर बताया गया था आपको। द हिस्टोन कोर अलोंग विद लिंकर डीएनए, अगर एक हिस्टोन कोर है, कोर हिस्टोन जिसको बोला गया है, अगर इसके साथ एक लिंकर डीएनए लगा हुआ है तो इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो एक मोनो न्यूक्लियोसोम बनता है, या फिर आप उसको क्रोमेटाजोम भी कहते हैं, क्रोमेटोजोम भी कह सकते हैं। द H1 हिस्टोन आर लार्जर 220 एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये H1 हिस्टोन जो होता है ये 220 एमिनो एसिड्स का बनकर मिलकर बनता है, एंड हैव बीन लेस कंजर्व ड्यूरिंग इवोल्यूशन देन न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया यहाँ पे कि कोर हिस्टोन क्या है, एक्टोमर क्यों होता है ये आपका हिस्टोन, उनके नाम कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उनके नाम याद रखने होंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो फिफ्थ वन होता है वो एंट्री और एग्जिट पर होता है लिंकर डीएनए के। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ था न्यूक्लियोसोम के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया था न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आप देखोगे कि इसकी अपीयरेंस क्या होगी, बीट्स ऑन स्ट्रिंग पर की तरह की होगी, जिसमें जो आपकी डीएनए है वो आपका स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा होगा वहां पर, और जो आपके हिस्टोन्स हैं वो आपके वहां पर बीट्स की तरह काम करेंगे। द स्ट्रिंग इंक्लूड्स डीएनए एंड ईच बीड इज ए न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, ठीक है। यही यहाँ पे बता दिया गया है, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। द बीडेड स्ट्रिंग फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल कॉइल और सोलिनॉइड हैविंग 6 न्यूक्लियोसोम। तो एक जो सोलिनॉइड बनेगा ना उसमें 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे पर टर्न, ठीक है। एज नोटेड अर्लियर, जैसे आप पहले भी नोट कर चुके हो, जान चुके हैं, 2 क्लासेस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एग्जिस्ट, 2 तरह की जो है क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं, हैविंग डायमीटर ऑफ 10, जिसमें एक का डायमीटर 10 होगा, दूसरी का 30 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इट अपीयर्स दैट द 10 नैनोमीटर फाइबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए linear array of nucleosome, while 30 nanometer fiber is formed by the helical coiling of 10 nanometer fibers, ठीक है। Each turn of the helix in a 30 nanometer fiber consists of about 6 nucleosome, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। And successive turns form a structure called solenoid, और ये जो successive turns होंगी इसकी, ठीक है, तो वो आपकी सोलिनॉइड को बनाएंगी। ये यहाँ पर बताया गया है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एक सोलिनॉइड में जो ना 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, हर टर्न पर टर्न होते हैं। दिस सोलिनॉइड स्ट्रक्चर अंडरगोस फर्दर कॉइलिंग, ये इसकी जो है ये सोलिनॉइड की आगे भी कॉइलिंग होती है टू प्रोड्यूस 30 to 80 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर एंड ए क्रोमेटिड ऑफ 700 नैनोमीटर। तो ये न्यूक्लियोसोम के बारे में था, जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ना 3-4 पॉइंट थे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में ना 3-4 ही पॉइंट थे। एक तो ये यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं हिस्टोन्स के। न्यूक्लियोसोम जो है किसका रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो ये याद रखना है। 2 चीजों से मिलकर बना होता है आपका, एक तो ये आपका कोर हिस्टोन एंड डीएनए लिंकर, उसमें एंट्री और एग्जिट होती है इसकी, ठीक है, ये याद रखना है। फिफ्थ वाले का नाम H1 है। 4 जो हिस्टोन होते हैं उनके नाम होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, और लिंकर डीएनए बोलते हैं इसको। और यहाँ पर बता दिया गया है कि आप मोनोन्यूक्लियोसोम कब बोलोगे, जब एक कोर हिस्टोन और एक लिंकर डीएनए होगा, तो उस यूनिट को हम मोनोन्यूक्लियोसोम या फिर क्रोमेटोसोम बोलेंगे। और H1 हिस्टोन जो होता है वो लार्जर होता है, इन सबसे बड़ा होता है H1 हिस्टोन, जो कि आपका फिफ्थ हिस्टोन होगा, और उसमें 220 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है।
तो ये आप याद रखना, यही यहाँ से इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा यहाँ पे यूनिट्स वगैरह जो बताई गई हैं, सोलिनोइड क्या है, कितने कितने डायमीटर के होते हैं आपके जो फाइबर होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर दो तरह के होते हैं, 10 नैनोमीटर एंड 30 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर जो होगा वो आपका लीनियर एरे बनाएगा न्यूक्लियोसोम का, एंड 30 नैनोमीटर जो फाइबर होगा वो आपका हेलिकल कॉइलिंग होगी 10 नैनोमीटर फाइबर की। तो यही सब यहाँ पे बताया गया है। और 30 टू 80 नैनोमीटर जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं और क्रोमेटिड होते हैं वो 700 नैनोमीटर। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ए थिन फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनियस सैक एंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द सिस्टर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ थिन फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनियस सैक एंड ट्यूब्यूल कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये जो है ना नेटवर्क होता है पतली फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनियस सैक का, यानी कि थैलीनुमा करती होगी और उसमें ट्यूब्स भी होंगी। ठीक है, तो उन दोनों को मिलाकर के ही सिस्टर्नी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए थिन है, फ्लैट है, और क्या है यहाँ पर सिस्टर्नी भी बोला जाएगा इनको। जैसे ये ट्यूब्यूल्स भी है, यहाँ पे ये फ्लैट है और ये ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। सिस्टर्नी किससे बनी होती है? आपकी सैक एंड ट्यूब्यूल से बनी होती है। और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, आप सभी को जानते हो, पता है आपको। द सैक एंड ट्यूब्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड देयर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। आपको पता है कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ जो है कंटिन्यू होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस तक भी जाता है। ठीक है, द स्पेस विद इन द tubules of the ER is known as the lumen और इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। अब देखो ल्यूमेन और इंट्रासिस्टर्नल स्पेस को आपको डार्क वर्ड्स में बताया गया है। तो ये क्या है? ये देखो, ये जो ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है ना, ये आपकी ये शीट है मान लो, और ये आपका ये ट्यूब्यूल है। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं ल्यूमेन। देखो यहाँ पे दिखाया गया है ल्यूमेन के क्या है, देखो ये जो ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है ना, इन्हीं को बोला जाता है आपका ल्यूमेन, या फिर आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया स्पेस विद इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईआर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्पेस विद इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईआर इज नोन एज द ल्यूमेन और इंट्रासिस्टर्नल सिस्टर्नी के बीच में जो होगा स्पेस, which consists of the material enclosed within the tubules इन तो उसके अंदर क्या होता है? वो मटेरियल होता है जो कि ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है ना, वही इनके ल्यूमेन के अंदर होता है, वही सारा मटेरियल जो है, क्योंकि वही है ट्यूब्यूल के बीच वाले स्पेस को ही बोला गया है। ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है उसी को ल्यूमेन बोला गया है, उसी को इंट्रासिस्टर्नल स्पेस बोला गया है। इन अ टिपिकल सेल द सरफेस एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ईआर मेम्ब्रेन इज मोर देन 10 टाइम्स दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही बताया गया है कि जो आपका एक सेल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर जो सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये लगा लो कि ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी कि जितना सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना सरफेस एरिया होता है ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा, उससे 10 टाइम्स से भी ज्यादा सरफेस एरिया एक सिंगल जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। जो सिंगल ये ऑर्गेनेल है ना सेल के अंदर, उसका सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी 10 टाइम्स से ज्यादा होता है। ठीक है, आई थिंक यू आर नाउ क्लियर विद दिस पॉइंट कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो मोस्ट, एक सेकेंड, ठीक है, तो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन टू डिस्टिंक्ट बट इंटररिलेटेड फॉर्म ऑफ ईआर। तो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के ईआर होते हैं दैट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में अलग होते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। These two forms of ER are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is continuous with the nuclear membrane and usually unfold into several flattened sac। ठीक है, जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो अनफोल्ड्स होते हैं, सेवरल फ्लैटन सैक होते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो फ्लैटन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्लैट है काफी। ठीक है, इसमें कोई टर्न्स नहीं है, कोई आपके फोल्ड्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यूजुअली अनफोल्ड्स इनटू सेवरल पैटर्न सेक्स आ गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है और ये सेवरल पैटर्न सेक बनाते हैं। और द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम, और जिसका आउटर सरफेस होता है उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एसोसिएट होते हैं। प्रोवाइडिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद ए बम्पी अपीयरेंस, इसकी वजह से बम्पी अपीयरेंस होता है। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये डॉट 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 डॉट, ये राइबोसोम्स हैं जो इसके आउटर सरफेस पे है। देखो ये ट्यूब्यूल्स पे नहीं है, और ये आउटर सरफेस जो सैक एरिया है, या जिसको आप शीट बोल सकते हैं, एक तरह से प्लेन शीट है ये, तो इस पर जो ये पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपके राइबोसोम्स हैं। A ribosome is an organelle where proteins are synthesized। आप सभी को पता है राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल होता है सेल का जहां पर प्रोटीन बनता है आपका, ठीक है, बॉडी में। द प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंटर विद इन द ER फॉर प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। तो प्रोसेस करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, ठीक है। एंटर विद इन द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट विद इन द सिस्टम that attach the proteins to carbohydrates to form a glycoproteins। आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिस्टम्स के अंदर, जो कि प्रोटीन्स और प्रोटीन्स को जो है अटैच करके रखते हैं, द प्रोटीन्स टू कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कब बनता है? जब आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में, वो प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से अटैच करते हैं और वो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। आई थिंक आप सबको पता है। 10 RER इज ए फैक्ट्री, इस वजह से हम कह सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक फैक्ट्री होता है फॉर द सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, मॉडिफिकेशन प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है डिजाइंड या डेस्टिन्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन और एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और एक्सपोर्ट होता है सेल से, ठीक है। अगर सेल से भी निकलना होता तो ये यही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और उसके मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी जो है ना मोस्टली प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। आई थिंक 60 to 80% तक जो है ना प्रोटीन की बनी होती है, राइट। तो आप देखिए एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है अभी, तो मतलब मोस्टली पार्ट इसका ही होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। SER स्ट्रैंड्स from rough endoplasmic reticulum to form a tubular network, unlike rough endoplasmic reticulum स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। यही बताया गया है जो SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकलता है। आपको पता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वो कंटिन्यू होता है आपको वहां से। और यही बताया गया जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंड फॉर्म है, ठीक है, वहीं से निकला हुआ है। टू फॉर्म ए ट्यूबुलर नेटवर्क, एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। अनलाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम नहीं होते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उनके पास राइबोसोम नहीं होते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं, ये बताया गया है। हाउएवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स यूनिक एंजाइम्स, जबकि इनके पास ना देखो इनके पास आपके राइबोसोम होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ना एंजाइम्स होते हैं एंड हेंस इज मोर फंक्शनली डाइवर्स देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी वजह से ना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, ये आपके सिंथेसाइज करते हैं, ये लिपिड्स को बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाते हैं एंड स्टेरॉइड्स को बनाते हैं। स्टेरॉइड्स में जैसे कि आपका एस्ट्रोजन आ गया और आपका टेस्टोस्टेरोन आ गया। तो ये कहाँ बनते हैं? ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए और जो आपके ये एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं इनके सिंथेसिस के लिए। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से सेल्स दैट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सच हार्मोन्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी वजह से वो सेल जो कि इन हार्मोन्स को बनाती हैं उनमें ज्यादातर आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। द मेन सेल टाइप इन द लीवर, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, द हेपेटोसाइट ऑल्सो हैज अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपके जो जैसे आपके लीवर की सेल्स होती है ना, क्योंकि ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं, ठीक है। वेयर इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट मेटाबोलाइज, वन सेकेंड,
तो ठीक है, तो जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, इसके लिए सिंथेसिस ऑफ लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो आपके हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इसके लिए। तो ये लीवर सेल्स के बारे में भी बात कर दी गई है कि लीवर सेल्स में जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में आपके एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, वेयर इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट मेटाबोलाइज वेरियस लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो ज्यादा जो जितने भी आपके लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज ये लीवर सेल्स ही करती हैं, इसी वजह से it also contains enzymes that catalyze a series of reactions to detoxify various harmful substances produced by the metabolism। मेटाबॉलिज्म से जितने भी आपके डिटॉक्सिफाई वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको सभी को क्या उन्हीं के ऊपर जो वर्क करता है एंजाइम वो भी आपका यही होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स, वो भी यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही आता है, वही बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ऐसे एंजाइम्स को भी बनाती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में जो है वर्क करती हैं आपका डिटॉक्सिफाई रिएक्शंस को करने के लिए। डिटॉक्सिफाई करते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं उस सेल को, उसके फंक्शन को मेटाबॉलिज्म में। ER comprises an extensive network of closed flattened membrane bound sac and cisterna। तो यहाँ से देखिए आपकी एक समरी दे दी गई है, एक तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेक से और सिस्टर्नी से बने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटेड प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड। तो ये मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, आपकी बॉडी में जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी से बनी लिपिड्स की बनी होती है ना। तो लिपिड और प्रोटीन्स की बने तो यही बताया गया है, और प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैकिंग राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, जबकि वो रफ में होते हैं। प्लेज रोल इन फॉस्फोलिपिड्स एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यही फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड्स बनते हैं। एंजाइम्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट डिटॉक्सिफाई और मॉडिफाई पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो यही जो एंजाइम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वही आपके पेस्टिसाइड्स को जो है मॉडिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। कार्सिनोजेंस एंड अदर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कन्वर्टिंग देम टू मोर वाटर सॉल्युबल। तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं। कंजुगेटेड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट एक्यूमुलेटेड सच कंपाउंड्स कॉज proliferation of the smooth endoplasmic reticulum in liver cells, ribosome present in the cytosolic phase of the rough endoplasmic reticulum and bound by the nascent polypeptide chain of the protein synthesizes plasma membrane and organelle proteins। तो यही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल के प्रोटीन्स जो है ये इनको बनाती हैं, द प्रोटीन्स ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। और यही जो है प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उनके प्रोटीन्स को भी तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर जो बात हो रही है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है जिसमें प्रोटीन का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी आपके फैटी एसिड फैट से रिलेटेड या जो स्मूथ चीजें है ना, जैसे आपका लिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं जैसे आपके एंजाइम हो गए, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है तो राइबोसोम्स की वजह से क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं ना, तो वहां पे आपके आरईआर का जिक्र होगा, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आपका आरईआर ही होगा। न्यूली सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिमेन्स एंकर्ड विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो नहीं बनेंगी आपकी, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएंगे मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स टू बी सिक्रेटेड एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गेनेल। और जो ल्यूमेन है उसी में एक्यूमुलेट होता है ऑर्गेनेल्स में। आपको पता ही है ये आपका ल्यूमेन क्या है, आपके ट्यूब्यूल्स के बीच में जो मेटेरियल प्रेजेंट होता है उसी के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है ल्यूमेन, ठीक है, या फिर इंट्रासेल्युलर जो सिस्टर्नी बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्रेटरी सेल्स लाइक प्लाज्मा सेल्स, जैसे प्लाज्मा सेल हो गई, ये सिक्रेटरी सेल्स है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा इसमें। आइलेट ऑफ लंगरहैंस जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो प्रोडक्शन होता है आपका, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में आइलेट ऑफ लंगरहैंस से उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स जो होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन करती हैं एक्सेट्रा कंटेन अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन देयर साइटोसोल। तो इन सभी में ना जिनकी बात की गई है सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो प्लाज्मा सेल्स की बात करें
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागन का प्रोडक्शन होता है उसकी बात करें, या फिर आप पैनक्रिएटिक एसिनार सेल जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी बात करें, तो इन तीनों में ही जो है ना आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है इन द साइटोसोल के अंदर। आपको पता है साइटोसोल क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म में 2 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है उसी को बोला जाता है आपका, देखो प्रोटोप्लाज्म में दोनों पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड आपके ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अगर ऑर्गेनेल्स को हटा दे तो रहता क्या हमारे पास, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी आपके जो है सिर्फ जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट है उसमें बोला जाता है आपका साइटोसोल, यानी कि इसमें कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता आपका, ठीक है। और अनदर फंक्शन ऑफ द ER इज टू सिक्वेस्टर कैल्शियम फ्रॉम द साइटोसोल। तो यहीं पर आपका फंक्शन आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि कैल्शियम को लाते हैं, सिक्वेस्टर होता है कैल्शियम का, साइटोसोल से निकालता है इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक जो क्लियर हो गया होगा। So this was all for this session, and in our next session we will be discussing about the ribosomes. Till then, if you like my video, then please do like, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you so much for watching. Thank you, friends.